थोड़ा ध्यान से है ये बात नहीं समझो। इधर देखो, क्वेश्चन है कि बेटा स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमें किसके लिए बात करनी है? स्पेशल केस फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या कहता है कि डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉलो द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरह से लिखाएगा कि NH4NO2 हीट करने पे N2 गैस प्लस ए 2H2 में कहता है, और ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते भी लिखाएगा। और ये कहता है कि इसमें इस तरह से लिख देगा कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस टाइम टी पे वीटी है, टाइम इनफाइनाइट पे वी इनफाइनाइट है, और फिर कहेगा फाइंड आउट रेट कांस्टेंट ऑफ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए नाइट्रोजन। जबकि हमें तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला ये पता है, KT इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस ए। हम वॉल्यूम नहीं ले सकते यहाँ पे, बाकी सब ले सकते हैं लेकिन वॉल्यूम अलाउ नहीं है कि सर ये क्या पंगा डाल दिया। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको सिचुएशन समझनी है। आपको NH4NO2 कन्वर्ट होता है N2 प्लस 2H2 लिख लिया। हमें पता है टाइम t इक्वल टू 0 पे ये ए था, तो अगर ये ए था और ये 0 0 थे, हमने कहा किसी टाइम t1 पे इसमें से x चला गया। अब इसमें से x गया तो इसके एक से कितना बनता है? एक। तो x से कितना बनेगा? x। एक से कितना बनता है? दो। तो x से कितना बनेगा? 2x। अब ये एक्सपेक्टेशन मत करना सर इन दोनों का सम तो x से ज्यादा आ रहा है, मोल में कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। आ रही बात में? अब हमने कहा टाइम इनफाइनाइट, वो टाइम जब बहुत टाइम लग गया। जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब इनफाइनाइट टाइम होगा तो टाइम कितना है बेटा? यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में तो कंप्लीट हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब इसका कितना अमाउंट चला गया? ए अमाउंट, पूरा ए चला गया। एक से कितना बनता है? एक से ए से, एक से कितना बनता? दो, ए से 2a। अब ये निकाल लिया। अब अपने को पता है बेटा पीवी इक्वल टू, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल। वो खुद कह रहा है कि टाइम t1 पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन वीटी है। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन क्या है? वीटी। तो मुझे पता है बेटा अगर टाइम t1 पे वॉल्यूम वीटी है, देखो ध्यान से, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? टाइम t1 पे नाइट्रोजन के मोल कितने हैं? एक्स। और जो नाइट्रोजन के मोल हैं, ध्यान समझो बेटा कि मुझे पता है कि भाई नाइट्रोजन शुरुआत में था ही नहीं। वो कहता है टाइम t1 पे नाइट्रोजन की वॉल्यूम v1 vt है, और मैं कहता हूं नाइट्रोजन के मोल एक्स है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x प्रोपोर्शनल टू vt। अरे बोलो, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता कि x प्रोपोर्शनल टू vt? फिर वो कहता है जब टाइम इनफाइनाइट है तब वॉल्यूम कितनी है? v इनफाइनाइट। v इनफाइनाइट कोई नंबर है, क्लियर है? तो मैं कहूंगा कि जब टाइम इनफाइनाइट है तो नाइट्रोजन के मोल कितने हैं? ए। तो मैं क्या लिखूंगा? ए प्रोपोर्शनल है v इनफाइनाइट के। और मेरी इक्वेशन तो ये है बेटा, अगर मुझे कहीं से a और a माइनस एक्स की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाए। अब मेरे पास a तो ये रहा, ए प्रोपोर्शनल टू v इनफाइनाइट। अब मुझे चाहिए बेटा a माइनस एक्स। क्या चाहिए? अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं तो क्या आएगा? a में से a माइनस एक्स, प्रोपोर्शनल का साइन v इनफाइनाइट माइनस ए vt। अब मेरे पास a भी आ गया और a माइनस ए, दोनों को डिवाइड कर दूं बेटा। जैसे डिवाइड करूंगा इक्वेशन 2 और 3 को तो क्या बनेगा? a अपॉन ए माइनस एक्स। अगर दो प्रोपोर्शनल इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है तो प्रोपोर्शनल का साइन क्या हो जाता है? खत्म। तो अपने को पता है बेटा, जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है v प्रोपोर्शनल टू a v प्रोपोर्शनल टू c, तो अपन क्या लिख देंगे? v1 और v2, v1 अपॉन a v2 इक्वल टू a अपॉन c। प्रोपोर्शनल का साइन की जगह इक्वल आ जाता है। तो जैसे इन इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड किया इक्वल आ गया। अब मेरे को a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू पता लग गई। पर मेरे को बेटा इक्वेशन पता है ये रही, इसमें मैं क्या रख दूं? a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू रख दूं। तो मेरा रेट कांस्टेंट किसके टर्म में आ गया? वॉल्यूम के टर्म में। किसके टर्म में आ गया? आसान है। ऐसा क्वेश्चन एक और देखो, कहता है कि फाइंड आउट द रेट कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब की बार वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर। क्या दे रखी है? वॉल्यूम ऑफ ए। कहता है 0 पे वी नॉट, टी पे वीटी है। अगले ने कहा, अपन ने जिद नहीं करनी, जो उसने कहा वही मानना है। तो अपने को रिएक्शन की बनाएगी। रिएक्शन है, अपन कहेंगे टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये ए है, ये 0 0। जब टाइम टी इक्वल टू t1 आया तो इसका कोई एक्स अमाउंट चला गया। तो अब देखो बेटा, 2 से कितना बनता है? 3। तो x से कितना बनेगा? 3x/2। 2 से कितना बनता है? 1। तो x से कितना बनेगा? x/2। अब इनफाइनाइट नहीं लिखना क्योंकि इनफाइनाइट का दिया ही नहीं, दिया वही लिखने। t1 पे तो पूरा टूटेगा नहीं, इनफाइनाइट पे टूटता है। अब मुझे पता है बेटा गैसियस मिक्सर की वॉल्यूम दी है,
जब टाइम टी इक्वल टू 0 है तो सारा का सारा ए ही मौजूद है, बी और सी तो है ही नहीं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे जो सारा ए है वो प्रोपोर्शनल है वी नॉट के। बोला लिख सकता हूं नहीं लिख सकता कि जो स्टार्टिंग में जो मोल है गैस के वो तो इसी के हैं, तो सारे के सारे मोल किसके प्रोपोर्शनल है वी नॉट के, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। बाद में जब T1 टाइम आया तो गैस के मोल कितने हैं, इतने सारे। भाई गैस तो ये भी है, फिर ये भी, और ये तीनों प्रेजेंट है कंटेनर में। उसने ये तो पिछली बार तो उसने बोला था नाइट्रोजन स्पेशली, अब की बार तो मिक्सर बोला, मतलब इन तीनों का टाइम टी इक्वल टू 0 पे सिर्फ ए था। अब ये तीनों तो तीनों का सम करूंगा, तो तीनों का जब सम करूंगा तो टोटल मोल कितने आएंगे ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स प्लस 3x/2 प्लस x/2। सोल्व करके देखो कितना आ रहा है 3x, ये तो हो गया 2x, और a माइनस एक्स में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस एक्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि a पे v नॉट था और a प्लस एक्स पे कितना हो जाएगा बेटा vt, कितना हो जाएगा। अब मुझे चाहिए a और a माइनस एक्स, तो a तो है, a माइनस एक्स और चाहिए, तो देखो a प्लस एक्स है अपने पास, a प्लस ए, तो a माइनस एक्स कैसे लाएं, देखो ध्यान से। अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो पहले वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 2 से, और इसमें से माइनस कर दूं इक्वेशन है सेकंड को, तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करा ये कितना हो गया 2a, और इसमें से इक्वेशन सेकंड को माइनस किया प्रोपोर्शनल टू 2v नॉट माइनस ए vt। अब आपको पता है 2a में से a गया कितना बचेगा a, और ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू 2v नॉट माइनस ए। तो क्या आपको a माइनस एक्स आ गया, आपके पास a पहले से ही है, तो इक्वेशन 1 और थर्ड को क्या कर दो बेटा डिवाइड, क्या कर दो, जैसे ही डिवाइड करूंगा बेटा क्या आएगा अपने पास में a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू v नॉट अपॉन 2v नॉट माइनस vt। इक्वेशन में लाके पुट कर दो, इक्वेशन में लाके बोलो कोई दिक्कत है। ये तो भाई मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपको a माइनस एक्स लाना है, तो इसे क्या अभी करा रहा हूं और क्वेश्चन दे। अब की बार क्वेश्चन क्या दिया है बेटा कि टाइम टी 0 पे t पे ये दिया है, 0 पे वी नॉट वी टी पे ये। अब की बार जो वॉल्यूम दी है वो a प्लस बी की दी है, मतलब पिछले सबसे पहले तो सिर्फ नाइट्रोजन था, फिर मैंने मिक्सर दिया, अब की बार सिर्फ a और b दो कंपोनेंट की मिक्सर की वॉल्यूम दी है। आप तो वही नोटंकी करोगे बेटा, a पे 0 0, a में से x गया तो इसके 2 से 3 तो x से 3x/2, 2 से 1 तो x से x/2। हमें चाहिए a अपॉन a माइनस एक्स। दे क्या रखा है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे कहता है a प्लस बी की वॉल्यूम, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे तो सिर्फ a है, b और c तो है ही नहीं, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे जितनी वॉल्यूम है सारी एक ही है, तो अपन क्या कहेंगे a के मोल प्रोपोर्शनल है v नॉट के। बोलो कोई दिक्कत है। फिर वो क्या कहता है ध्यान से, हमें चाहिए बेटा a, नेक्स्ट वन t पर, तो t पर a और b के मोल की बात हो रही है बेटा, तो सिर्फ a और b का लूंगा, तो a माइनस एक्स और 3/x/2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बेटा a प्लस ए x/2, और इस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो क्या है vt। अब अपने को चाहिए a अपॉन a माइनस एक्स, a तो है अपने पास, a माइनस एक्स चाहिए, क्या चाहिए बेटा। अब बेटा मुझे इसे x बनाना है वो भी माइनस का, तो पहले तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना बनता है कि नहीं बनता, और a माइनस एक्स बनाना है तो ऊपर वाले में से माइनस करना होगा। तो मैं इक्वेशन 1 को तो कर दूं 3 से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो जैसे 3 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो अपन ने क्या किया बेटा इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई किया 3 से, कितने से किया, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। तो जैसे आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3a, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस ए एक्स, यही आएगा कि नहीं आएगा, प्रोपोर्शनल टू 3v नॉट माइनस ए 2vt। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू ये। अब आपको a भी पता है और आपको a माइनस ए, दोनों को डिवाइड कर दो, आगे एक्सप्रेशन उठा के इक्वेशन में पुट कर दो, उठा के क्या कर दो इक्वेशन में, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, क्या है बेटा देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में अलग अलग बिहेव करता है। देखो कैसे बिहेव करता है, अगर मीडियम एसिडिक है, कौन सा मीडियम है एसिडिक, तो मैं क्या करूंगा एस्टर को पानी में डाल के H प्लस डालते हैं बेटा, और बनता क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनता है प्लस ए एल्कोहल, क्या बनता है। तो मेरी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल आएगी के, पानी की कंसंट्रेशन इंटू H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू एस्टर की।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आना चाहिए बेटा? अरे बात सुन में। अब देखो बेटा सिंपल सी कहानी है, मैं तुम्हें कहूं तो पानी की तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, मैं कहता हूं इस रिएक्शन में H+ की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। आप कहोगे ऐसा कैसे कांस्टेंट है, रिएक्शन में तो यूज हो रहा है। मैंने कहा बेटा इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है बेटा, इस तरह से रहता है बेटा ये। तो अगर आप जैसे क्या हुआ रिएक्शन में से आप एक H+ लोगे तो रिएक्शन में मौजूद है कार्बोक्सिलिक एसिड एक H+ दे देगा, कि भाई रिएक्शन में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम क्या रहता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम रखेगा। जैसे सॉल्यूशन में से एक H+ खत्म होगा ये अपना एक H+ दे देगा। तो क्या सॉल्यूशन में H+ का चेंज होगा क्या कि सर ये H+ ज्यादा दे देगा तो आपको पता है वीक एसिड है इक्विलिब्रियम बनाता है, क्या बनाता है, ना ज्यादा देगा ना कम। रिएक्शन में जितने H+ उन्हें बनाए रखेगा। आप H+ जैसे रिएक्शन में यूज करोगे फिर से टूट के आगे आ जाएगा, फिर यूज करोगे फिर से टूट के आगे आ जाएगा। तो क्या H+ की कंसेंट्रेशन चेंज होने वाली है क्या? आप जैसे H+ उठा के रिएक्शन में यूज करोगे तो जो CH3 CW बॉन्ड होगा वो यूज हो जाएगा। जैसे मैं इसको एक कंटेनर लूं, देखो बड़ा सा, ये बड़ा सा कंटेनर है, यहाँ पे आपका एस्टर है, वो H+ और पानी में रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाता है, यही बनाता है बेटा। इस एस्टर ने H+ यूज किया सॉल्यूशन में से, तो जैसे यूज किया तो जो पहले से एसिड बन गया वो H+ वापस दे देगा। आपने H+ यूज करोगे तो वापस एसिड ही बनेगा, ये एसिड फिर क्या सप्लाई कर देगा हमें, H+ फिर से सप्लाई कर देगा क्योंकि एसिड है ना बेटा। तो क्या हमारी सॉल्यूशन में H+ की वैल्यू बदलने वाली है क्या? कि सर बदलने वाली नहीं, इसका मतलब H+ क्या हुआ, कांस्टेंट, क्या हुआ। और अगर H+ कांस्टेंट H2O भी कांस्टेंट तो हमें पता है इन सारे कांस्टेंट को अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके क्या बोल देंगे, KD। तो ऑर्डर कैसी हुई बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, इसे हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में एक चीज ध्यान रखना बेटा कि H+ हमेशा कांस्टेंट मत मानना। अगर वो कहे कि H+ एक वीक एसिड से आता है, H+ एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है, तो कहानी अलग अलग होगी कि नहीं होगी, कांस्टेंट तो रहने वाला है। हाँ कौन सा, ये शुरुआत में हमने H+ डाल रखा था, अब हमें ऐसी चीज H+ की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए तभी कांस्टेंट मान सकते हैं। मैंने कहा H+ तो सर आप रिएक्शन में यूज कर रहे हो, अरे यूज कर रहा हूं तो बना भी तो क्या रहा हूं, एसिड, और अगर मैं एसिड बना रहा हूं तो एसिड वापस H+ दे देगा। तो ऑल ओवर H+ की कंसेंट्रेशन में चेंज आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब H+ तो कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, और H+ कांस्टेंट हुआ, इन सबका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, कांस्टेंट। आगे बात समझ में कोई दिक्कत है, पक्का कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर कैसे है, समझ में आ गया। अब आपसे वो क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस एक बार तो किया गया बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में, और एक बार कहता है एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया गया बेटा वीक एसिड कोई HA के केस में, ये वीक एसिड है, कैसा है बेटा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। साथ में हमें कहा है बेटा इसकी जो क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, इसकी कंसेंट्रेशन भी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि इन दोनों में से किसका के बड़ा होगा, मतलब कि इन दोनों में से जो केडेस है ना वो किसका बड़ा होगा। तो मुझे पता है केडेस होता क्या है बेटा, के इंटू H2O इंटू H+ जितना ज्यादा होगा केडेस उतना ही ज्यादा होगा। वीक एसिड में H+ कम आएगा, स्ट्रॉन्ग में तो केडेस अलग अलग हो सकता है अलग अलग में, लेकिन ऑल ओवर ऑर्डर तो क्या रहने वाला है, वन। आरी बात में केडेस अलग अलग होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोनों का केडेस ऐसा नहीं है कि सेम ही रहने वाला, ना ना ना, सेम क्यों रहेगा भाई, वीक एसिड में H2SO4 कम होंगे, स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक में कम होंगे, स्ट्रॉन्ग में क्या होंगे, ज्यादा, ज्यादा H+ होंगे तो H+ की वैल्यू ज्यादा, तो केडेस तो इन सबका मिक्स है ना बेटा, तो केडेस ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी। आगे बात में अब कहता है कि इसी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हमने बेसिक मीडियम में करवाया, किसमें करवाया, तो बेसिक मीडियम में बेस यूज करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, KH2OOH माइनस और एस्टर, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हमने लिख लिया पानी तो कांस्टेंट है। अब देखो बेटा ध्यान से, मुझे पता है रिएक्शन में OH माइनस यूज होता है और क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनता है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो एसिड है, और ये जो एसिड है ये रिएक्शन में पड़े हुए OH माइनस से रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड है तो यही रिएक्शन होगी बेटा एसिड बेस की। तो क्या मेरा एसिड बनने से सॉल्यूशन में OH माइनस की कंसंट्रेशन बदलेगी कि सेम रहेगी,
पिछली बार तो एसिड था और एसिड बन रहा तो सेम बना रहा, अब की बार तो एसिड बन रहा तो बेस की बैंड बजाएगा, और बेस की बैंड बजाएगा तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो अब की बार इसे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट नहीं मानूंगा तो इन दोनों को कांस्टेंट मानूंगा, इसको तो के डेस लिख दूंगा, और इसको ऐसा ऐसा, तो ऑर्डर क्या आया बेटा? दो। फूड ऑर्डर कितना है? दो। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस अगर एसिडिक मीडियम में गया तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर, और बेसिक मीडियम में गया तो सूडो। आई बात में? हाँ जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, राइट डाउन कांस्टेंट, क्या लिखा है? रेट कांस्टेंट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH इज यूज टू प्रेडिक्ट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एसिड हाइड्रोलाइसिस। किसके लिए यूज किया गया बेटा? एसिड हाइड्रोलाइसिस के लिए। तो क्या कहता है, देखो ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको समझने के लिए आपको टाइट्रेशन आती है थोड़ी बहुत। हाँ, तो देखो इसने क्या कहा कि शुरुआत में हमें क्या कहा है कि NaOH की वॉल्यूम गिवन है, किसकी वॉल्यूम गिवन है? तो अब देखो इसको समझते हैं ध्यान से कि मेरे पास शुरुआत में एस्टर था बेटा, क्या था बेटा? एस्टर। यहाँ पे अपने पास शुरुआत में सारा का सारा क्या है? एस्टर है। अब बेटा मुझे पता करना है कि रिएक्शन कितनी हुई, इसलिए मैंने ऊपर से NaOH डाला, क्या डाला? NaOH। आगे बात समझ में कि अब मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट ले रखा है और शुरुआत में इसमें एस्टर भरा हुआ है, मैंने इसमें एक इंडिकेटर डाल दिया, क्या डाल दिया? और मैंने कहा ये जो इंडिकेटर है ये एसिडिक मीडियम में तो रेड है, एसिडिक मीडियम में कैसा कलर दिखाता है? रेड। और बेसिक मीडियम में कैसा कलर दिखाता है? ब्लू। हमने एक ऐसा इंडिकेटर यूज किया। अब शुरुआत में मैंने एस्टर लिया, पानी लिया और H प्लस लिया और इंडिकेटर डाल दिया, तो शुरुआत में बताओ सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? रेड दिखेगा। कैसा कलर दिखाएगा? रेड। मीडियम एसिडिक है। अब रिएक्शन आगे जाएगी तब भी रेड ही बना रहेगा, क्योंकि रिएक्शन बन क्या रहा है? एसिड। अब मुझे पता करना है रिएक्शन आगे चली कि नहीं चली, इसके लिए मैं ऊपर से NaOH डालता हूँ, क्या डालता हूँ? NaOH। तो जब मैं NaOH डालता हूँ, ध्यान सुनो, तो शुरुआत में मैं NaOH डालूंगा तो उससे सारी की सारी रिएक्शन कौन करेगा? H प्लस। तो मेरे को तो H प्लस गिन के तोला था मैंने कि H प्लस 20 डाला हुआ है, कितना डाला हुआ है? 20। और मैंने NaOH से टाइट्रेशन करवाई, ऊपर से NaOH डालूंगा कब तक? जब तक रेड से क्या नहीं हो जाए? ब्लू। तो मैंने NaOH डाला तो मुझे पता लग जाएगा सॉल्यूशन में कितना H प्लस है। तो शुरुआत में जब मैं NaOH डालूंगा तो उससे सिर्फ H प्लस रिएक्शन करेगा, और अगर रिएक्शन चल पड़ी तो उसके साथ ये बन जाएगा, ये भी NaOH से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? तो अब देखो इनके वॉल्यूम ऑफ NaOH दिए हुए, क्या दिए? वॉल्यूम ऑफ NaOH। देखो ध्यान से, हमें कहा है कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, आपने ऐसा लिख लिया, आपको पता है टाइम t इक्वल टू 0 पे ये A, ये 0 और है, आपको पता है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करने वाली एसिडिक मीडियम में। टाइम t1 पे A माइनस एक्स, एक्स और है। अब कहता है टाइम इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट दिया है, तो ये 0 और ये A और है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमें पता है बेटा, ध्यान समझो, कि वो कहता है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने NaOH डाला तो हमारे NaOH का V नोट वॉल्यूम लग गया। तो अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 पे NaOH डालूंगा तो मेरा एसिड तो था ही नहीं, सारा का सारा रिएक्शन किसने की होगी? इस H प्लस ने की होगी। किसने की होगी? तो हमने ऐसा मान लिया, लेट एज्यूम मोल ऑफ H प्लस इज A, स्मॉल है, किस क्या है बेटा? स्मॉल है, कि भाई H प्लस जो आपने डाला था वो कितना था? स्मॉल है। तो शुरुआत में जो मैं NaOH डालूंगा उसके साथ सारी रिएक्शन कौन करेगा बेटा? V नोट। कौन करेगा बेटा? V नोट। आ रही बात में? सारी की सारी रिएक्शन किसकी है बेटा? V नोट की। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? A प्रोपोर्शनल है V नोट के। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात में भाई शुरुआत में जितना NaOH डालूंगा ये तो बना हुआ ही नहीं है, तो NaOH ने रिएक्शन, NaOH तो एसिड से रिएक्शन करता है, तो जितना NaOH लगा वो सारा H प्लस को करवाने में लगा। इसका मतलब A जो एसिड के मोल है वो किसकी वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है? बेस की मोल के, क्योंकि जितना बेस डाला वो सारा का सारा H प्लस के साथ ही तो गया, तो A प्रोपोर्शनल है V नोट के। फिर मैंने कहा टाइम t1 पे VT लगा, तो टाइम t1 पे देखो ये तो एस्टर है, ये तो एसिड होता नहीं है, ये एसिड आ गया। तो टाइम t1 पे जितना NaOH डालूंगा वो किस किस से लड़ाई करेगा? इससे करेगा, और सॉल्यूशन में जो H प्लस उससे भी करेगा। तो कितना लगेगा? A प्लस एक्स। ए कहां से? एसिड जो आपने H प्लस डाल रखा है, और X जो नया बन गया, तो A प्लस एक्स किसके प्रोपोर्शनल है? VT के, क्योंकि जो एसिड के मोल है वही उतना ही तो लगाना पड़ेगा बेस की वॉल्यूम। फिर मैंने इनफाइनाइट किया, तो इनफाइनाइट टाइम पे एसिड कितना बन गया? कैपिटल है प्लस स्मॉल है, तो पहले से ही था, किसके प्रोपोर्शनल है? V इनफाइनाइट के। और अब हमें क्या चाहिए? A अपॉन ए, कैपिटल वाला चाहिए, क्योंकि कैपिटल है, स्मॉल है तो बेटा
अपना वैसे कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना, तो पहले तो स्मॉल ए को हटाओ, इसको हटाओ बेटा, स्मॉल ए को कैसे हटाएंगे बेटा, इक्वेशन 2 है, इसमें से इक्वेशन 1 को क्या कर दो बेटा माइनस, जैसे माइनस करोगे क्या आ जाएगा बेटा, x प्रोपोर्शनल टू वी टी माइनस ए वी नॉट, इक्वेशन 2 में से भी ए को माइनस करो क्या आ जाएगा, a प्रोपोर्शनल टू वी इनफाइनाइट माइनस ए हट गया बेटा सॉल्यूशन में से h प्लस का, क्या बच गया a और x, अब हमें a माइनस एक्स चाहिए तो क्या करेंगे, a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा v इनफाइनाइट माइनस वी टी, वी नॉट कट जाएगा, ये रहा बेटा a और ये रहा, पुट कर दो, आगे बात समझ में, यहाँ पे क्या कर दिया बेटा पुट और आंसर निकाल लिया। ये थोड़ा सा हार्ड है, अभी टाइट्रेशन और पढ़ाऊंगा तब और समझ में आएगा, ठीक है। यहां तक आता है बेटा नीट के सिलेबस में, किसमें आता है, और ये क्वेश्चन में नीट के सिलेबस में नहीं आता, सिर्फ जेई के सिलेबस में। इस टाइट्रेशन, अभी टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा लास्ट में थोड़ी सी, तो तब समझ में आएगा ये कहानी क्या हो रही है, टाइट्रेशन पढ़ा के इस क्वेश्चन को एक बार और कराऊंगा, ठीक है। यहां तक नीट का सिलेबस था, क्लियर है। इसके आगे सिर्फ जेई में, किसमें बेटा, जेई में। अब बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर की, किसकी बात करते हैं बेटा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब जो बड़ा ध्यान से, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या है, ध्यान समझो कि when concentration is sugar dissolved in water, when concentration of sugar है, सॉरी कंसेंट्रेशन नहीं, केन शुगर क्या है बेटा, जो बेटा केन शुगर क्या होता है, ध्यान समझो, केन शुगर फ्रुक्टोज को उसको बोलते हैं, सुक्रोज को किसको बोलते हैं बेटा, केन शुगर एक मतलब चीनी जैसा, ये समझ लो। इस केन शुगर की खासियत क्या होती है बेटा, ध्यान से समझो, इसको इस सुक्रोज को ही बोलते हैं केन शुगर, इसको जब पानी में डालते हैं ना तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, आगे बात समझ। अब ये जो सुक्रोज है, आपने बेटा क्या पढ़ी है बेटा, केमिस्ट्री पढ़ी है, और केमिस्ट्री में आपने ध्यान सुनो, ध्यान से, आपने क्या समझा है कि जो सुक्रोज है बेटा, ये लाइट को रोटेट कराता है, ये लाइट को क्या कराता है बेटा, रोटेट कराता है, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, कैसा होता है, मतलब क्या हुआ, ये लाइट अगर मैं सुक्रोज के सॉल्यूशन में लाइट ले जाऊंगा तो डेक्स्ट्रो लाइट मतलब राइट हैंड साइड में घूमेगी, लेकिन जब इसको पानी में डाल के घोला जाए तब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है, जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, कैसा होता है, और फ्रुक्टोज कैसा होता है, लीवो रोटेटरी, आ रही बात में। अब उसमें देखो दिक्कत क्या है, जो ग्लूकोज है उसका डेक्स्ट्रो रोटेशन है 52.5, कितना है, और जो फ्रुक्टोज है उसका डेक्स्ट्रो रोटेशन कितना है, -92.5। अब हमें के सर इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि देखो बेटा सॉल्यूशन शुरू करने से पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था और बराबर रेशियो में बनता है, 50% ये बनता है 50% है। अब खुद बताओ ऑल ओवर लाइट कहां घूमेगी, लीवो घूमेगी, भाई ये तो पहले डेक्स्ट्रो घुमा रहा था, अकेला था, जैसे ये बना तो ये तो 52 घुमाएगा और ये -92 ऑल ओवर -40 घूमेगा, तो ऑल ओवर सॉल्यूशन क्या हो गया, लीवो रोटेटरी, मतलब सॉल्यूशन को घोलने से पहले डेक्स्ट्रो था, जैसे पानी में घोला तो ये दोनों बने, ऑल ओवर नेट इफेक्ट क्या आया, लीवो, तो सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो से क्या हो गया, लीवो, इसलिए हम इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, क्या बोलते हैं, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का समझ में आया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब इस इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का पढ़ते कैसे, देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट डाउन रेट कांस्टेंट, राइट डाउन है इन टर्म ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट व्हेन केन शुगर इज हाइड्रोलाइज, केन शुगर क्या किया गया, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, कहता है शुरुआत में जब लाइट को अंदर इंसर्ट कराया तब वो आर नॉट एंगल पे घूम रही थी, कितने पे घूम रही थी, फिर वो घूम रही थी आर टी पे, कितने पे घूम रही थी, और इनफाइनाइट पे कितनी घूम रही थी, आर इनफाइनाइट, हमें रेट कांस्टेंट इनके टर्म में चाहिए। अब देखो बेटा ध्यान से, मुझे पता है कि शुगर को जब मैं पानी में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये मिलने वाला है, एक सेकेंड ये क्या हो गया इसको, शुगर को पानी में डालूंगा तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब देखो बड़ा ध्यान से, हमें एज्यूम करते हैं कि लेट्स एज्यूम, आपको पढ़ाया था स्पेसिफिक रोटेशन आइसोमर्स में, तो 1 पर सेंटीमीटर पर ग्राम कितना घूमता है, बताया था ना। हमने कहा स्पेसिफिक रोटेशन सुक्रोज का प्लस पी है, सुक्रोज का कितना है बेटा, प्लस पी, प्लस क्यों माना, क्योंकि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, हमने माना ग्लूकोज का प्लस क्यों है, क्यों, क्योंकि वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज माइनस आर, क्योंकि वो लीवो रोटेटरी है। अब मैंने कहा कि बेटा सुक्रोज स्टार्टिंग में कितना था, ये यहाँ पर भी हो रहा है नोटेंगे, 1 मिनट रुको, इसे हटा देते हैं,
ये हटता ही नहीं लगा, 1 मिनट रुको, हटाने दो इसे। सुनो ध्यान से, हमने कहा सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूटता है, हमने कहा इसका इनिशियल अमाउंट ए था 0 0, ए में से एक्स गया एक्स एक्स, और इनफाइनाइट पे 0 हो गया तो ए। ये समझ में आ गया बेटा सबको? अब मुझे उसने कहा है कि शुरुआत में जब टाइम टी इक्वल टू 0 है तो उसने खुद ने बात रोना रो रखा है कि क्या रोना रो रखा है बेटा, कि जब टाइम टी इक्वल टू 0 है तब रोटेशन कितना है आर नॉट, टाइम टी पे आर टी, और फिर कितना है, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे तो सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज था। तो जो टोटल आर नोट आपका आर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल, किसके कारण आ रहा है, सुक्रोज के कारण। सुक्रोज का पर एटम कितना घुमाता है बेटा, प्लस पी, तो ए अमाउंट कितना घुमाएगा, एपी। बोलो कोई दिक्कत है? फिर देखो ध्यान से कि जब टाइम t1 है तब वो कहता है कि टोटल रोटेशन आर टी है। अब ये आर टी में ये भी होगा, ये भी होगा, और तीनों होंगे। अब देखो ध्यान से, ये a माइनस एक्स है, इसका एक एटम कितना घुमाता है, p, तो a माइनस एक्स कितना घुमाएगा, a माइनस एक्स है p। इसका एक एटम कितना घुमाता है, q, तो x कितना घुमाएगा, qx। इसका एक एटम कितना घुमाता है, x, तो r कितने घुमाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है? इक्वल टू आर टी। अब अपन इसको सोल्व करें, देखो ध्यान से, a माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए पी माइनस एक्स पी प्लस क्यू एक्स माइनस आर एक्स प्रोपोर्शनल टू आर टी। अब अपन ने क्या किया, देखो ध्यान से, अब अपने को पता है एपी की वैल्यू तो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, तो एपी की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, आर नोट। देखो इस इक्वेशन से एपी की वैल्यू उठा के रख दी, आगे बात में। और इनमें से तीनों में से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, माइनस एक्स क्या कॉमन ले लिया, जैसे माइनस एक्स कॉमन लिया, देखो क्या बचा, पी माइनस क्यू प्लस आर प्रोपोर्शनल टू आर टी। अब वो रोना रोता है कि जब, और लिख लिया सही, हाँ एक और स्टेप कर लेते हैं, जैसे ये है बेटा, इस आर नोट को उधर भेज दो, तो क्या बचा, माइनस एक्स पी माइनस क्यू प्लस आर प्रोपोर्शनल टू आर टी माइनस। अब वो कहता है कि देखो ध्यान से, कि जब टाइम इनफाइनाइट है तब रोटेशन कितना है, आर इनफाइनाइट, और जब टाइम इनफाइनाइट है तो बचा कौन, ये तो बचा ही नहीं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। एक ग्लूकोज कितना घुमाता है, क्यू, तो ए कितना घुमाएगा, ए क्यू। एक फ्रुक्टोज कितना घुमाता है, माइनस आर, तो ए कितना घुमाएगा, माइनस ए आर। तो अपन ने इक्वेशन लिख दी, ए क्यू माइनस ए आर इन प्रोपोर्शनल टू आर इनफाइनाइट। बोलो कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन क्या होगी बेटा, थर्ड। अब अपन इक्वेशन थर्ड में से 1 को माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 1 ये रही, एपी प्रोपोर्शनल है आर नोट के, यही तो है बेटा इक्वेशन, एपी प्रोपोर्शनल है आर नोट के। तो इक्वेशन थर्ड में से माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, ए क्यू माइनस ए आर माइनस एपी, प्रोपोर्शनल है आर इनफाइनाइट माइनस ए। मैं इन तीनों में से माइनस ए को क्या ले लूं बेटा, कॉमन। जैसे माइनस ए को कॉमन लेगा क्या बचेगा, पी माइनस क्यू प्लस आर प्रोपोर्शनल टू आर इनफाइनाइट माइनस ए। माइनस को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो इधर तो प्लस हो जाएगा, इधर उल्टा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अपने पास इक्वेशन 4 आ गई। अब इस इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 2 में जोड़ रहा हूं, ये रही इक्वेशन 2। जब दोनों को जोड़ूंगा तो देखो ये तो ए प्लस पी क्यू आर ऐसा कैसा, और ये टर्म ये रही। अब दोनों को जोड़ूंगा तो देखो इसमें आर नोट प्लस, इसमें आर नोट है माइनस है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे बेटा, और क्या आ जाएगा, आर टी माइनस है आर इनफाइनाइट। देख लो एक बार सबके सब। अब अपने पास इक्वेशन आ गई बेटा। अब इसमें देखो P माइनस क्यू आर, P माइनस क्यू आर कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या आ गया, A माइनस एक्स पी माइनस क्यू आर प्रोपोर्शनल टू आर टी माइनस ए। आगे समझ में? अब देखो बेटा अपने पास A माइनस एक्स आ गया, और A तो बेटा अपने पास पहले से ही था, ए पी प्रोपोर्शनल टू, एक सेकंड रुको, ए वाला इक्वेशन देखो कहां पर है, ये रही फोर्थ वाली, A इंटू, ये इक्वेशन फोर्थ वाली देखो, ये वाली। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को मैं डिवाइड करूं तो ये कॉमन टर्म तो कट जाएगी, क्या आएगा, ए अपॉन ए माइनस एक्स आर नोट अपॉन ए अपॉन ए माइनस एक्स आ गया, इसको उठा के इसमें पुट कर दिया। अब कहोगे सर ये तो बहुत ही लंबा मेथड है, क्लियर है? अब इसका शॉर्ट मेथड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, शॉर्ट मेथड। ठीक है, इसका शॉर्ट मेथड तुम्हें सिखाएंगे अगले क्लास में, ठीक है, बहुत शॉर्ट है वो, ठीक है। चलो बहुत शॉर्ट है पर ये लंबा मेथड है ना।